अधिकतर बात तो हमारे दोनों साथियों ने, विनोद जी ने और अभय जी ने, दोनों ने कह दिया है। दरअसल इस सारे मामले में जेपीसी अपना जो काम करेगी करेगी, और विनोद जी ने कहा कि इसके अगले स्टेप में भी बहुत सारी चीजें कांग्रेस के दिमाग में हैं। अभी सवाल यह है कि लाखों की तादाद में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जब भी ये सब सवाल आते हैं तो उसका सरलीकरण करके एक सफाई पेश कर देते हैं कि देखो वो वॉलमार्ट आ गया, ये आ गया, इनको कोई तकलीफ नहीं, भारत का एक आदमी अरबपति हो गया, तकलीफ हो रही है। तो ये जो मूर्ख समाज एक बनाया गया है भी आरएसएस के द्वारा, तो आरएसएस के मूर्खों की जो जमात है वो इस तरह के कुतर्कों को लेकर के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में घूमती रहती है। जो आम आदमी है, अभय दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही, टेक्निकल बात तो वो नहीं जानता। राफेल का सवाल भी जब था, वीपी सिंह जितनी तेजी के साथ बोफोर्स के सवाल को उठाने में कामयाब रहे और कागज निकाल के बताने में कामयाब रहे देश को कि देखो ये है सबूत, अब 15 दिन में जेल भेज दूंगा, राफेल के सवाल पर इनका पैसा उसमें डाल दिया, उनका पैसा उसमें डाल दिया, इस तरह की कोई भाषा राहुल गांधी बोलते रहे, लेकिन उस तरह से मैसेज वो नहीं दे पाए। ये अलग बात है कि उसकी फ्रांस में जांच अपनी अलग दिशा में जा रही है, फ्रांस में अलग तरीके से उसकी जांच हो रही है। ये जो मुद्दा है ये इनके लिए बहुत बड़ा एक ऐसी जगह है जहां पर इनके सामने से कुआं और खाई दोनों चीज मौजूद है, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि अडानी का नाम हम लोग अभी 2014 के पहले जानते तक नहीं थे। कौन है अडानी? अंबानी, टाटा, बिरला इत्यादि इत्यादि तो जाने जाते थे, अडानी का नाम तो देश नहीं जानता था। अचानक जाना ही नहीं गया, वो दुनिया का नंबर 2 आदमी हो गया, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये मुद्दा खुलने के बाद पीछे घिसट करके पता नहीं आज 50वें 60वें किस नंबर पे मुझे नहीं मालूम, आज वहां पहुंच गया, लाखों करोड़ रुपया उसका डूब गया, ये भी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी जो चीज है वो ये है कि इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अडानी के जहाज में नरेंद्र मोदी जी घूमते रहे और नरेंद्र मोदी के जहाज में अडानी जी घूमते रहे। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो बड़ा खतरनाक सवाल है कि मोदी जी ये बता दीजिए कितनी बार अडानी जी आपके जहाज में गए, आप जिस देश में गए वहां जाने के बाद अडानी जी वहां कितनी बार आपको मिले, और फिर आपके अडानी जी दोनों को उस देश में दौरा करने के बाद कितनी जगहों पर अडानी जी को काम, वहां से काम मिला, ठेका मिला, बड़े बड़ी चीजें मिली। ये सवाल बड़े आसान नहीं है। जेपीसी जब गठित होगी, अभी क्या होता है कि संसद की कार्रवाई से जब कोई चीज निकाल दी जाती है तो उसको अखबार और टीवी नहीं चलाते हैं। हम और आप सोशल मीडिया पर या छोटे छोटे चैनल, यूट्यूब चैनल भले उसको चलाएं, लेकिन जो बड़े टीवी या बड़ा मीडिया है ये मान करके कि एक्सपंज हो गई, ये चीजें नहीं चलानी, वो नियमता भी ऐसा है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब जेपीसी होगी तो अभय दुबे जी ने अच्छी बात कही और विनोद अग्निहोत्री जी ने भी, उसमें रोज चर्चा होगी, उसमें रोज कोई ना कोई बुलाया जाएगा, उससे सवाल जवाब होंगे और वो सारे सवाल जवाब, वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएगी। जब वो आएगी तो ये तो प्रूफ होगा ना कि लंका में आपने क्या दिलवाया अडानी को, आपने कोयले के काम में ऑस्ट्रेलिया में क्या दिलवाया अडानी को, ये सारी चीजें पड़त दर पड़त वो उघड़नी शुरू होगी। फिर वहीं से सवाल ये भी शुरू होगा जो राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि अडानी से आपके संबंध क्या है, हम वो जानना चाहते हो आपके क्या लगते हैं। तो आपके जब क्या लगते हैं सवाल आएगा तो सवाल यह है कि एक आदमी के लिए आपने पूरे देश को दांव पर क्यों लगा दिया, देश की सारी संपत्ति और संपदा एक ही आदमी के हाथ में क्यों जा रही है, हमारे मुनाफे के एयरपोर्ट और मुनाफे के कारोबार एक आदमी के पास क्यों जा रहे हैं, हमारा 10,000 20,000 करोड़ 10 लाख करोड़ का कोई चीज लेकर के अडानी उससे दुनिया का नंबर 2-3 आदमी बन जा रहा है, जबकि वो न नरेंद्र मोदी की है न अडानी की है, वो भारत की 140 करोड़ जनता की है, हमारे आपके जितने टैक्स पेयर हमारे पैसे की चीज है, हमारी परमिशन के बजाय उसको किसी भी हालत में इतना बड़ा अगर मूलभूत कदम उठाया जा रहा था, जो संपत्ति बनाई गई इतने 70 साल में देश की, उसको बेचा या उसको लुटाया जा रहा था, तो उस पर एक रेफरेंडम की जरूरत थी कि सदन में एक बहुत बड़ी चर्चा होती और सदन के बहाने उस पर एक रेफरेंडम होता कि हम ये नियम बनाना चाहते हैं, इसको बनाए कि ना बनाए, हम आपको बेचना चाहते हैं, देश की जनता से पूछा जाना चाहिए था। तो ये जेपीसी केवल ये नहीं है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें बहुमत के दम पर उसको दबा दिया जाएगा, ये जेपीसी फांसी का फंदा है और एक व्यक्ति के चेहरे को ऐसा बनाया गया है कि वो जैसे ईश्वर से कोई बड़ा है, वो कोई सुपरमैन है, वो कोई गलती नहीं करता, उसके आखिर किसके लिए। तो सवाल तो ये भी उठेगा ना कि कौन सा टापू क्यों खरीदा गया है, यहां से बलात्कार के आरोप में भागा हुआ एक साधु किस टापू को एक देश बना के बैठा हुआ है और उस देश को छोटे मोटे देश से मान्यता दिलाने की कोशिश किसने की है, उस देश की तरफ से अगर मानव अधिकार के सवाल पर भी यूएनओ में भाग लेने का अधिकार किसने दिलवाया है। अंदर बहुत सारे सवाल परत दर परत खुलेंगे। वो टापू किन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, उसके अगल बगल के एक आध टापू और खरीदे गए हैं। जेपीसी जब बात करना शुरू करेगी
तो वो टापुओं तक भी बात चलेगी उन सारे, और वहां पर जो पैसा गया है वो कहां से गया है। फिर उसके बाद शेल कंपनी आम आदमी को नहीं समझ में आती, बेईमानी की कंपनी, जो कंपनी ही नहीं है, चोरी की कंपनी, चोरी का पैसा भारत में चोरी किया गया और मॉरिशस में भेज दिया गया, और मॉरिशस से फर्जी कंपनी के द्वारा यहां लाया गया। अपराध नंबर 1, यहां से पैसा भेजना अपराध नंबर 1, वहां से पैसा नंबर 2 में यहां लाना अपराध नंबर 2, और उससे बड़ा अपराध कि फर्जी कंपनी का पैसा भारत की सुरक्षा तंत्र में लगाना, यह भारत के साथ गद्दारी है। और जिन लोगों ने भी आप काम किया है और करने की इजाजत दी है, वो भारत के वफादार नहीं, वो भारत के वही गद्दार हैं जिन्होंने देश की आजादी में भी गद्दारी की है। ये सारे सवाल परत दर परत उखड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर राजनीतिक चेतना लोगों में है तो इस तरह के सवाल उठेंगे कि ये देश से गद्दारी क्यों, देश की ये बर्बादी क्यों, और इन सवालों से बीजेपी बचना चाहती है। वैसे भी बीजेपी के खिलाफ माहौल आम जनमानस में बहुत ज्यादा है। अब ये सवाल नहीं है कि कौन साथ रहेगा, एमपी अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बीजेपी भी बाहर एक साथ नहीं थी, बड़ी छोटी पार्टी थी और भारी बहुमत लेकर चली आई, छोटी मोटी 4-5 पार्टियां मिलाकर के। ये सवाल नहीं है, जनता में भारी नाराजगी है, और जनता में जब एक्सपोजर हो जाएगा कि चौकीदार नहीं बल्कि सचमुच चोर है कोई आदमी, तो निश्चित तौर पर उसका बड़ा खामियाजा इस सरकार को, नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने बिना डरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगातार आरएसएस और मोदी और बीजेपी उनके सारे कुकर्मों का पर्दाफाश करने की कोशिश की है, सब पर सवाल उठाया है। उनके जो भी वो बुरे काम है जिससे देश की आजादी, लोकतंत्र को और इसके भविष्य को खतरा है, वो सारे सवाल उठाए हैं। मैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं उसको एडमायर करता हूं कि एक आदमी मजबूती से अपने मुद्दे उठा रहा है और लगातार उठा रहा है, पीछे नहीं हट रहा है, उससे डर नहीं रहा है। और वो आरएसएस जो मुद्दे उठाने पर तुरंत टूट पड़ती थी और मुकदमे कायम करा देती थी, वो राहुल गांधी के इश्यूज पर बोल नहीं रही है। ये उनकी कमजोरी है। इसलिए जेपीसी गठन करना इनके बस की बात नहीं है, और गठित हो या ना हो, अब ये जिन्न उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और इस जिन्न के साथ 9 साल के जितने भी कुकर्म हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी इस देश के साथ विश्वासघात के काम हुए हैं, 54 लाख करोड़ का कर्जा, पता नहीं दुबे जी बताएंगे सही सही, कोई कह रहा है कि 150 लाख करोड़ हो गया, कोई कहता 211 लाख करोड़ हो गया। ये सारा कुछ निश्चित तौर पर पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बनेगा, और हमेशा चुनाव के 1 साल पहले का जो साल होता है उसमें वो सारे मुद्दे हर आदमी उठाता है। दल अलग अलग भी अगर होंगे तो उनके कार्यकर्ता इन मुद्दों को जगह जगह गांव गली में उठाएंगे, जिसका जवाब देने की हैसियत बीजेपी आरएसएस के लोगों के पास नहीं है। आप अपनी डिबेट्स में देख लीजिए, जिन डिबेट्स में बड़े महाविद्वान बीजेपी के प्रवक्ता बैठे होते हैं और इधर से कोई सही मुद्दे उठा देता है तो सिर्फ बगले झांकते हैं या कुतर करते, जवाब नहीं दे पाते। इसलिए विनीता, ये इनके लिए वाटर लूज साबित होने जा रहा है, और ये इस सरकार की विदाई का कारण बनेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।